तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चोल वंश को। तो बने रहे लास्ट तक हमारी इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में पल्लव वंश को, और पल्लव वंश से पहले हमने पढ़ा था 5वीं सदी के जो चोल वंश थे उनको। तो ये जो चोल वंश है वो ये 9वीं सदी के चोल वंश है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह प्रारंभ में पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। जो चोल वंश थे वो प्रारंभ में पल्लव वंश के सामंत हुआ करते थे। पल्लवों के पतन पर चोल वंश की नींव रखी गई थी। यानी कि जैसे जैसे पल्लवों का ध्वंसावशेष हुआ यानी कि पतन हुआ, तो उसी पतन पे चोल वंश ने अपनी नींव रखी, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। यानी कि चोल वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो तंजौर को। 9वीं सदी में उभरा यह चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही शाखा थी। यानी कि संगमकालीन यानी कि 5वीं सदी की चोल वंश जो थी उसी की यह भी शाखा थी। 9वीं सदी के जो चोल वंश है वो। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि चोल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है विजयालय, ठीक है। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि आगे देखेंगे। इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी, तो नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की हुई थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इस वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है आदित्य प्रथम। इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया था, जो आदित्य प्रथम है वो, जिससे कि पल्लव का अंत हो गया। और जो आदित्य प्रथम है इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया था, और इस प्रकार से यह पल्लवों का अंत किया था, ठीक है। इन्होंने कोंडराम की उपाधि धारण की हुई थी, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होगा चोल वंश का अगला शासक जो होता है वो होता है परांतक प्रथम। यानी कि आदित्य प्रथम के बाद आता है अगला शासक परांतक प्रथम। इसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। मदुरै को जीत लिया जो परांतक प्रथम था इसने, और मदुरै कोंड की उपाधि धारण कर लिया था, ओके। और नेक्स्ट है कि इसकी जानकारी जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो हमें मिलती है इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, ओके। परांतक प्रथम जो था वो चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। यानी कि जो परांतक प्रथम था वो पहला ऐसा चोल शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे परांतक होगा, ठीक है, परंतु नहीं होगा। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक, जो राष्ट्रकूट के शासक थे वो कृष्ण तृतीय थे, ठीक है। कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। जो परांतक प्रथम थे उनको कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। और जो कृष्ण तृतीय है वो किस वंश के शासक है, तो राष्ट्रकूट वंश के। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तकोलम के युद्ध में किसके बीच हुई थी और कौन पराजित हुआ था, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि चोल वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है राजा राज, ठीक है। चोल वंश का अगला शासक बना राजा राज। इसका मूल नाम जो था वो था अरिमोलीवर्मन। इसका मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया था। यानी कि जो ये राजा राज था उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था और चोल वंश में मिलाया था, और मामुंडी चोल की उपाधि धारण की थी। यानी कि इसे जो राजा राज है उसे मामुंडी चोल के नाम से भी जाना जाता है। किंतु इन्होंने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इसने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि जो राजा राज है इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि तंजौर में है।
यह जो था यह शैव धर्म के, यहाँ से शैव धर्म होगा, ठीक है। यह शैव धर्म को मानते थे जो राजा राज थे। इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। किसकी? तो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि राजा राज अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था। यानी कि जो राजा राज है वो अपने अंतिम समय में मालदीव पर अधिकार कर लिए थे। और यह जो है एक दूत मंडल को चीन भी भेजा था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि अगला चोल शासक जो होता है वो होता है राजेंद्र प्रथम। नहीं कि राजेंद्र प्रथम अगला चोल शासक बनते हैं। यह चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। यानी कि जो राजेंद्र प्रथम थे वो चोल वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ करते थे। इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था और वहाँ की राजधानी जो थी अनुराधापुर उस पर आक्रमण किया। और वहाँ के जो शासक थे उस समय महेंद्र पांचवी, उनको बंदी बना लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। महेंद्र प्रथम तो चोल वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक जो थे राजेंद्र प्रथम, सॉरी महेंद्र प्रथम नहीं, राजेंद्र प्रथम। ओके, इन्होंने बंदी किसको बनाया था? तो श्रीलंका की जो शासक थे महेंद्र पांचवी, उनको इन्होंने बंदी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजेंद्र प्रथम बंगाल अभियान पर गए, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया। किसको? तो बंगाल के शासक महिपाल को, जब बंगाल अभियान में गए थे तब। और गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगईकोंड की उपाधि धारण कर ली थी और वहाँ से गंगा जल को लाया था तथा अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगईकोंड चोलपुरम कहते थे। या फिर उस जो शहर बसाया उसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। और इस शहर में उसने एक तालाब बनवाया और उसने गंगा जल को उसी तालाब में मिलाया, ठीक है। और तालाब का जो नाम था वो था चोल गंगम। तालाब का नाम क्या रखा था? चोल गंगम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान किया तो वहाँ के शासक थे महिपाल और महिपाल से इनका युद्ध हुआ और महिपाल को पराजित कर दिए और गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की। और नेक्स्ट बात ये आती है कि वहाँ से आते समय इन्होंने गंगा जल को लेकर आए थे और गंगा जल को लेकर आए और इन्होंने अपनी शहर यानी कि राजधानी के बगल में एक शहर बसाए जिसका नाम रखा गंगईकोंड। तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा पर आक्रमण किया था और वहाँ के शासक जो थे शैलेंद्र, उन्हें पराजित कर दिया था। राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदीमनीतिक नामक एक द्वीप था, उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला ऐसा शासक थे जिसने 72 सदस्य दूत मंडल चीन भेजा था। 72 दूत मंडल जो है चीन में भेजे थे इन्होंने। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इसी वंश के शासक को कोलोतुंग द्वितीय था। इसी वंश का जो शासक था एक, उसका नाम था कोलोतुंग द्वितीय, जिसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज की जो मूर्ति थी उसे मंदिर से हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। और फेंकवाने के बाद इसे रामानुजाचार्य ने यानी कि रामानुजाचार्य ने समुद्र से इस मूर्ति को निकालकर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र तृतीय। कौन? तो राजेंद्र तृतीय, जिनके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गई और इन्हीं के शासक तक तो यह वंश चला, लेकिन इनके बाद जो है इस वंश का अंत हो गया, ठीक है।
तो हम बता दें कि हमारे गांव में हो रहा है एक महायज्ञ और ये उसी की आवाज़ है, ठीक है। और इसी के कारण मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो आज सोचा कि उसी तरह करते हैं, तो इस आवाज़ को रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु को भी हम देख लेते हैं। ओके, तो पहला बिंदु है हमारा कि चोल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। किसका? तो राजा का। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। ओके, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि इस समय राजा का उच्च अधिकारी जो होता था उसको बोला जाता था उद्दन कुट्टन, ठीक है, उदन कुट्टन के नाम से जाना जाता था। अगले पॉइंट की ओर चले तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस समय अधिकारियों को वेतन न देकर भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। इस समय प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था और उस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। यानी कि चोल वंश में जो चोल साम्राज्य था उसको 6 प्रांतों में बांटा गया था और उस 6 प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, तो अगला पॉइंट है हमारा कि प्रांत या फिर मंडलम को कोट्टम यानी कि कमिश्नरी, ठीक है, कमिश्नरी में कोट्टम को नाडु जिला में बांटा गया था। यानी कि कमिश्नरी और जिला में बांटा गया था। जो नाडु था वो जिला हुआ करता था। नाडु यानी कि जिला को कई कुर्रम मतलब होता था ग्राम समूह, यानी कि ग्राम में बांटा गया था। ओके, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो अगला पॉइंट है कि चारों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे होगा चोलों की नौसेना जो थी वो सबसे शक्तिशाली थी। अगले पॉइंट की ओर चले तो चलिए, अगला पॉइंट है हमारा कि चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था जो कि द्रविड़ शैली में बने थे और ये शिव मंदिर जो थे वो द्रविड़ शैली में बने हुए थे।